यस क्लास नेक्स्ट टॉपिक इज बर्कली एल्गोरिदम। कल आपने क्रिश्चियंस एल्गोरिदम स्टडी किया था। नेक्स्ट इज बर्कली एल्गोरिदम। दिस इज फॉर फिजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। Now, this algorithm is based on the master-slave architecture. It is based on the concept of master-slave. Okay, here there are been 5 points that you need to remember to solve this Berkeley problem, Berkeley algorithm problem. So first step here is a master slave architecture है simply. तो यहाँ पे क्या है, there is a first of all network किससे मिलके बनता है, multiple nodes से, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, pool of nodes. So here one node will be chosen as a master node from the pool of nodes and rest of the nodes will act as the slave nodes. Okay, first of all clear. So this is the first step. You have to select one as the master and another nodes as the slave nodes. ठीक है. Now the purpose of master node. Master node का क्या task है यहाँ पे? First of all, the purpose of master node is periodically pings the slave nodes. किस लिए? To fetch their clock time. ठीक है, मास्टर नोड का क्या टास्क है यहाँ पे, पीरियोडिकली जितनी भी स्लेव नोड्स होंगी उन सभी स्लेव नोड से उनकी क्लॉक टाइमिंग फैच करना. ठीक है. थर्ड, आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन, यानी कि जब मास्टर नोड के पास सभी स्लेव नोड्स की क्लॉक टाइमिंग रिसीव हो जाएगी, आफ्टर दैट मास्टर नोड will calculate the average time difference value. Between all the slave nodes ठीक है, एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग इटसेल्फ, उसको अपना भी वहां पे वैल्यू इंक्लूड करनी होती है मास्टर नोड को. ठीक है. इट विल कैलकुलेट द एवरेज टाइम डिफरेंस वैल्यू बिटवीन ऑल दी स्लेव नोड्स एंड दी क्लॉक टाइम बाय इटसेल्फ. तो यानी कि जब वो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करती है मास्टर नोड, तो वो स्लेव नोड के साथ साथ खुद को भी इंक्लूड करती है. ठीक है. अब जो एवरेज यहाँ पे फाइंड आउट हो रही है वो किसकी, वो सिंपली क्लॉक टाइमिंग की एवरेज फाइंड आउट नहीं हो रही है. क्लॉक टाइमिंग चेक करने के बाद जो डिफरेंसेस आ रहे हैं सभी के ही मास्टर क्लॉक के साथ, उन डिफरेंस वैल्यू से वहां पे एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की जा रही है. ठीक है. एवरेज वैल्यू इज व्हाट द टाइम डिफरेंस वैल्यू जो हम सबकी चेक करेंगे. ठीक है. आफ्टर दैट इसमें मेन क्या आपको मास्टर नोड को भी इंक्लूड करना है. जब ये एवरेज वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, नाउ व्हाट विल बी द सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक टाइम. अब सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक टाइम क्या होगा, जैसे कल उसमें पढ़ा था आपने क्रिश्चियंस एल्गोरिथम में, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दिस सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक टाइम. तो अब यहाँ पे क्या है सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक टाइम का फॉर्मूला, द सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक टाइम Ma'am, excuse me. will be
द सम ऑफ, अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, सम ऑफ मास्टर क्लॉक करंट टाइम, जो करंट टाइम है मास्टर क्लॉक का, ठीक है, प्लस and the average time difference value कैलकुलेटेड, जो प्रीवियस स्टेप से टाइम डिफरेंस, एवरेज टाइम डिफरेंस वैल्यू फाइंड आउट किए वो, प्लस मास्टर क्लॉक का जो करंट टाइम है, ठीक है, उसको जब वो ऐड कर देगा मास्टर क्लॉक, देन आफ्टर दैट इट विल गेट द सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक टाइमिंग, ठीक है। अब जब उसको सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक टाइम मिल जाएगा, आफ्टर दैट द मास्टर क्लॉक नाउ, द मास्टर नोड नाउ ट्रांसमिट दिस synchronized clock time, जिसको मैं SCT से रिप्रेजेंट करूँ, SCT, ठीक है, SCT is what, the synchronized clock time. So master node now transmit this synchronized clock time to all the nodes, ठीक है। ट्रांसमिट की प्लेस पे यहाँ पे आपका मेनली जो टर्म है दैट विल बी द ब्रॉडकास्ट, मास्टर क्लॉक नोड का क्या काम होगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा मैसेज, किसको, सभी नोड्स को, यानी कि जब ब्रॉडकास्टिंग होती है तो मैसेज खुद पे भी आता है, तो जो मास्टर नोड होगी वो खुद पे भी वो मैसेज ट्रांसमिट करेगी एससीटी का, सिंक्रोनाइज क्लॉक टाइम का, प्लस जितनी भी स्लेव नोड होगी उन सब पे, ठीक है। सो हियर यूज द टर्म ब्रॉडकास्टिंग। So master node now broadcast this SCT synchronized clock time to all the nodes present over the network, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, अब ये मेन 5 स्टेप्स हैं जो आपको अपना एग्जाम्पल में अप्लाई करना है। जो एल्गोरिदम है बर्कली एल्गोरिदम, इसमें 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वन नोड विल बी एक्ट एज द मास्टर नोड and rest of the nodes will act as the slave node, first step. Second, now the aim of master node is what, is to periodically fetch the clock timing from all the slave nodes, ठीक है। After that, when it receive the clock timing from all the slave nodes, then its aim is to find the average time difference value between all the slave nodes and also itself, okay. After that, the master node aim is to find out now the synchronized clock time, and which will be the addition of its current clock time plus the average value calculated, ठीक है। After this synchronized clock time will be broadcasted by this master node to all the nodes present over the network, ठीक है। ये स्टेप्स है आपको, अब ये स्टेप्स आपको अपना अप्लाई करने हैं। कैसे अप्लाई करोगे, अब देखो, suppose here I am taking total 4 nodes, ठीक है। So whenever you are representing a diagram for this Berkeley algorithm, one node, you have to show one node that will be act as the master node, और rest of the nodes हमें पता है, rest of the nodes क्या है, slave का काम कर। master node, this is slave node, this is also the slave node and this is the also the slave node, ठीक है। अब बर्कली एल्गोरिथम में मेन क्या है, जैसे आपने डायग्राम बनाया, नोड्स रिप्रेजेंट किए, नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट द क्लॉक टाइमिंग विद ईच नोड। आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि अभी मास्टर नोड पे क्या टाइम है एंड ऐसे ही स्लेव नोड्स पे क्या क्या टाइमिंग है, ठीक है। तो मास्टर नोड की टाइमिंग, लेट अस सपोज दैट देयर इज अ 3 PM, ठीक है। इसी तरह से स्लेव नोड है, स्लेव नोड पे जो अभी टाइम है दैट इज 2:50, ये सब पीएम में ही कंसीडर कर रहे हैं, पीएम में कंसीडर करना है या फिर एएम में, ठीक है। वैसे रिप्रेजेंट करने की जरूरत है एएम या पीएम, सिंपली वहाँ पे 3 o'clock है, इधर 2:50 है, इस वाले नोड पे हम यहाँ पे ले लेते हैं 3:10, और इधर ऐसे 3 के लिए जो टाइमिंग ले लिया 3:20, ये जो टाइमिंग लिया आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। मेन क्या है, यू हैव टू रिप्रेजेंट द टाइमिंग विद ऑल द नोड्स एंड वन नोड विल बी कंसिडर एज द मास्टर नोड, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप देखो, मास्टर नोड का क्या पर्पस था, दैट it has to periodically ping all the
all these slave nodes so that it can fetch the clock timing of these nodes. ठीक है, master node को एक request message send कर रहा है. Here the request message is transmitted by the master node to all the nodes. जितनी भी nodes होंगे सभी को ही request message send करेगा master node that it want to fetch the clock timing of these nodes. तो यहाँ master node से request message transmit हुआ है SN1 को, same for SN2 and here also for this node SN3. For subjective exams you have to properly represent all these messages. So क्योंकि यहाँ पे मेन क्या रहता है कि कौन से एल्गोरिदम में कौन रिक्वेस्ट कर रहा है और कौन रिस्पॉन्स कर रहा है. ठीक है, तो here is the request message that is transmitted by the master node to this SN1 slave node 1. और ये रिक्वेस्ट मैसेज अभी आपको बताया किस लिए है, इसे क्या चाहिए, क्लॉक टाइमिंग चाहिए इन नोड्स का, स्लेव नोड्स का. तो इधर भी रिक्वेस्ट मैसेज ट्रांसमिट हुआ है, here also request message. ठीक है, जो कल आपने स्टडी किया था क्रिश्चियन एल्गोरिथम, उसमें अपोजिट था, अगर आपको याद हो. तो उसमें क्या था, क्लाइंट ने पहले रिक्वेस्ट सेंड की थी सर्वर को. ठीक है, जिससे कि सर्वर ने फिर एज अ रिस्पॉन्स अपना क्लॉक टाइम क्लाइंट को भेज दिया था. पर यहाँ पे क्या है, जो मास्टर नोड है, अगर ये हम सर्वर कंसिडर करते हैं तो मास्टर नोड जो है ये क्या कर रही है, सभी नोड को रिक्वेस्ट भेज रही है फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू नीड टू सेंड मी योर क्लॉक टाइमिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये जो डायग्राम्स इसके लिए ड्रॉ हो गए बाकी एल्गोरिथम में, उसमें एक ही में ही आपको सारा प्रोसेस नहीं शो करना है. अभी जस्ट ये स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, दैट मास्टर नोड इज फेचिंग द clock timing from all the nodes. It send the request message to all the nodes to send your clock timing. ठीक है, now next again for the response message. Now the slave nodes, all the slave nodes will transmit your response message to this master node. और response message में क्या होगा class, the clock timing of these slave nodes. तो यहाँ से so here from SN1, from the slave node 1, there will be a response to this master node, like also from slave node 2, the response from this, and response from slave node 3 to this master node. This is what, this is the response message. ठीक है, now what you have to show here, ये हमें पता है रिस्पॉन्स मैसेज SN1 ने ट्रांसमिट किया. अभी जो क्लॉक टाइमिंग मैंने ऊपर रिप्रेजेंट करी थी वो एज इट इज अभी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है. 3 o'clock यहाँ पे है आपका 2:50, here is 3:10 और यहाँ पे है आपका 3:20. यही टाइमिंग ऊपर लिया था, तो ये टाइमिंग एज इट इज अभी आपको मेंशन कर दिया. ठीक है, नाउ अब आपको क्या शो करना है, द टाइम डिफरेंस वैल्यू. सो टाइम डिफरेंस वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करोगे, देखो यहाँ पे जो स्लेव नोड 1 है टाइम कितना शो हो रहा है 2:50 और जो आपकी मास्टर नोड की टाइमिंग है दैट इज 3 o'clock. सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर, डिफरेंस इज ऑफ 10 मिनट्स. 10 मिनट्स का यहाँ पे डिफरेंस है. सो यहाँ पे जो आप 10 मिनट्स लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, -10. सिंपली 10 नहीं लिखोगे, -10 लिखोगे. क्यों, क्योंकि जो स्लेव नोड की वैल्यू है डिफरेंस तो 10 मिनट्स का है, बट 10 मिनट्स जो है वो लेस है देन दी मास्टर नोड. तो किसी भी केस में अगर लेस है टाइम मास्टर नोड से तो उसके साथ में आपको नेगेटिव माइनस का साइन पुट करना है. ठीक है, अब यहाँ से देखो SN2 से इसका टाइम डिफरेंस कितना है, इधर है 3:10 और यहाँ 3 o'clock, यहाँ भी 10 मिनट्स का ही है, बट यहाँ पे
स्लेव नोड का जो टाइमिंग है वो इससे 10 मिनट्स ज्यादा है, मोर है। तो मोर है तो सिंपली ये पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, तो पॉजिटिव के लिए हम कोई साइन पुट नहीं करते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे 10 लिख सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट SN3 जो इनका टाइम डिफरेंस है MN1 का और SN3 का, इनका जो टाइम डिफरेंस वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 20 ओनली, क्यों? क्योंकि ये भी मोर है, ज्यादा है मास्टर नोड की टाइमिंग से, तो दैट्स वाई यहाँ भी नेगेटिव नहीं आके वैल्यू क्या कंसिडर होगी, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब मास्टर नोड का खुद से भी होगा, खुद से क्या है, ये तो 3 o'clock है, तो ऑलवेज ये याद रखना जो भी आप एग्जाम्पल लोगे तो मास्टर नोड का अगर आप खुद से भी करते हो तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इनसे जो स्लेव नोड से टाइम डिफरेंस वैल्यू आई है वो हमने लिख ली -10 अगर लेस है तो, और बाकी वैल्यू जो है रेस्ट ऑफ द वैल्यू जो पॉजिटिव है क्योंकि वो ग्रेटर है, मोर है देन दिस मास्टर नोड वैल्यू, क्लॉक टाइमिंग वैल्यू, ठीक है। अब मास्टर नोड के पास सभी के रिस्पॉन्स आ गए, मास्टर नोड ने आइडेंटिफाई किया दैट दिस इज द टाइम डिफरेंस वैल्यूज। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मास्टर नोड? नाउ द पर्पस ऑफ मास्टर नोड इज टू फाइंड आउट द एवरेज टाइम डिफरेंस वैल्यू, ठीक है। सो हियर एवरेज टाइम डिफरेंस वैल्यू, एवरेज सिंपली आपको करना क्या, एवरेज फाइंड आउट कर देंगे इसकी, एवरेज जो डिफरेंस वैल्यू आई है उसकी। तो आपके पास क्या आया, फर्स्ट वैल्यू है वो है -10, सेकेंड वैल्यू +10, थर्ड वैल्यू +20 एंड फोर्थ वैल्यू जो कि मास्टर नोड की है दैट विल बी ऑलवेज 0। तो वो आपकी क्या है यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आपने कितनी नोट्स ली है यहाँ पे 4, ठीक है। तो आप नोट्स चाहे 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, जो हमारी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट होगी दैट विल बी ऑलवेज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ नोट्स प्रेजेंट, ठीक है। चाहे केस कोई भी हो, केस कोई भी का मतलब क्या है, अब इन तीनों में क्या था, या तो कम है या ज्यादा है। अगर ऐसा ना हो कि सेम होती, जैसे SN2 पे जो वैल्यू है टाइमिंग वो सेम होती, 3 o'clock ही होती, तो इसका डिफरेंस तो 0 आता, बट तब भी आपको उसको टोटल नंबर में इंक्लूड करना। तो हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं, -10 +0 +20 +0 डिवाइडेड बाय 4। तो मेन क्या है यहाँ पे कि जो हमारे को डिवीजन ले रही है इनकी सम करने के बाद वो टोटल नंबर ऑफ नोट से ही लेनी है, चाहे वैल्यू 0 ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो you will get 20 + 10 30, 30 - 10 20, so 20 divided by 4, so 20 divided by 4 equals to 5, so this is in minutes। ये हमने जो अभी वैल्यू डिफरेंस था, डिफरेंस वैल्यू किस में थी आपको पता है, मिनट्स में, इधर 10 मिनट्स, इधर 10 मिनट्स, इधर 20 मिनट्स, तो ये जो आंसर आया हमारे पास दैट इज आल्सो इन मिनट्स, so this is the 5 minute, okay। अब ये 5 मिनट आया, अब हमको क्या करना है, आपका ये जो आंसर आया अब यहाँ पे ये भी देखना है आपको प्लस है कि माइनस है। तो इस केस में आपका जो ये आंसर मिला है आपको प्लस मिला है, ठीक है। तो प्लस मिला है तो सिंपली हमें क्या करना है आपको, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो भी आप यहाँ वैल्यू कंसिडर करोगे आपको ये चेक करना है कि जो आंसर आएगा आपका वो प्लस में ही होना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा मेनली क्या करना है, प्लस में ही करनी है वैल्यू। तो यहाँ पे आप सिंक्रोनाइज क्लॉक टाइम, मास्टर नोड के पास क्या मिल गई उसको, अपनी एवरेज टाइम डिफरेंस वैल्यू, ठीक है, सभी नोड्स की, 4 नोड्स की। नाउ व्हाट विल बी द सिंक्रोनाइज क्लॉक टाइम, सिंक्रोनाइज क्लॉक टाइम का फॉर्मूला भी आपको बताया था, द करंट मास्टर क्लॉक टाइम प्लस द एवरेज वैल्यू कैलकुलेटेड। तो जो करंट मास्टर नोड का टाइम है, मास्टर नोड की क्लॉक का टाइम, करंट टाइमिंग क्या है 3 o'clock, तो यहाँ पे सिंपली आप मेंशन करोगे 3 o'clock प्लस अब जो एवरेज वैल्यू आई है दैट इज 5 मिनट। तो सिंपली अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 3 5, तो टाइमिंग इज 3 5। तो मास्टर नोड को क्या मिला, सिंक्रोनाइज क्लॉक टाइम दैट इज 3 5, ठीक है। अब नाउ पर्पस ऑफ मास्टर नोड इज व्हाट, क्या करना है उसको, सिंपली जो 3 5 का टाइम है वो ब्रॉडकास्ट कर देना ओवर दी नेटवर्क। तो जब वो ब्रॉडकास्ट करेगा इस मैसेज को तो वो सभी नोड्स को रिसीव होगा इंक्लूडिंग इटसेल्फ, यानी कि वो मास्टर नोड के पास भी जाएगा प्लस SN1 SN2 और SN3 के पास भी जाएगा। नाउ इन द लास्ट डायग्राम, जब आप इसका कोई एग्जांपल दे रहे हो, अगर सब्जेक्टिव है एग्जाम तो सिंपली आपको 3 डायग्राम्स में इसको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट इज द रिक्वेस्ट मैसेज के लिए, सेकेंड रिस्पॉन्स मैसेज जिसके साथ आपको टाइम डिफरेंस वैल्यू देनी है, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज टाइम डिफरेंस वैल्यू, ठीक है। उससे हमें क्या मिलेगा, सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक टाइम। एंड एट लास्ट जो आप रिप्रेजेंट करेंगे इन सभी नोड्स पे, मास्टर नोड पे भी और SN1 SN2 SN3 पे भी,
जो टाइमिंग आप भेजेंगे और आप शो करेंगे दैट विल बी द 3-5, क्योंकि अब हमारे पास जो सिंक्रोनाइज क्लॉक टाइम मिला है दैट इज 3-5. So this is a master node SN1, SN2, SN3. अब आपका जो प्रीवियस टाइमिंग शो किया था 250, 310, 320, अब वो नहीं शो कर रहा है. अब जो आपके पास सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक टाइम है वो शो कर रहा है. और ये सारा सेपरेटली ही शो करना है, ऐसा नहीं करना है कि एक ही डायग्राम में आप सब कुछ शो करो. सारे स्टेप्स डिफरेंट डायग्राम्स में डिफरेंट स्टेप्स शो कर रहे हैं. ठीक है. Now this master node is broadcasting this message here, 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 and we also have to represent that to itself. ठीक है, ये itself के लिए. और this is for rest of the nodes SN1, SN2 and SN3. And what is its value? SCT की value क्या है, receive क्या हुई, 3-5. So here is the timing 3-5 now. Here is also the timing is 3-5. यहाँ पे भी आपको 3-5 लेना है. 3. Okay. And this is at this point masses. मैसेज की प्लेस पे आप ब्रैकेट में सिंपली इधर सिंक्रोनाइज क्लॉक टाइम भी कर सकते हैं. सिंक्रोनाइज क्लॉक टाइम जो क्या है, जिसकी वैल्यू 3-5, it is broadcasting by this master clock to all the slave nodes or simply to all the nodes. Just use here to all the nodes over the net. ठीक है. तो ये लास्ट डायग्राम था जिसमें कि क्या रिप्रेजेंट किया है, SCT का रिप्रेजेंटेशन दिया है, सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक टाइमिंग का. ठीक है. तो अब इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल बर्कली एल्गोरिथम का ले सकते हो. डिफरेंस क्या है क्रिश्चियंस और बर्कली एल्गोरिथम में, ये आपका एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. क्रिश्चियंस एल्गोरिथम में अभी बताया आपको अपोजिट होता है, जहाँ पे कि क्लाइंट फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को टू फैच इट्स क्लॉक टाइमिंग. आफ्टर दैट क्लाइंट विल पुट दैट वैल्यू इनटू अ फॉर्मूला जो आपको कल मैंने एक्सप्लेन किया था. दैट इज क्या था फॉर्मूला, T client equal to T server plus T1 minus T node divided by 2. ठीक है. तो वहां पे पुट किया क्लाइंट ने. आफ्टर दैट वो सॉल्व करने के बाद क्लाइंट को सिंक्रोनाइज्ड वैल्यू मिली, सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक टाइमिंग मिली. ठीक है. बट इन दिस Berkeley algorithm, here first of all master node is sending the request to all the slave nodes. ठीक है. So that it can use or it can get the information for the clock timing of all the nodes. ठीक है. After that, it finds the time difference values between all the nodes and also for itself. And at last, it finds the average value and then add that value to its current clock time. तो एडिशन के बाद जो रिजल्ट आया है दैट विल बी द सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक टाइम. ठीक है. अगेन इसमें एक बार आप देख लो, जो टाइमिंग है मैंने अभी आपको बताया, कोई भी कंसिडर कर सकते हैं. यू कैन कंसिडर एनी टाइमिंग हियर ओवर दीज नोड्स. ठीक है. ऐसे ही नंबर ऑफ नोड्स भी आपको एग्जांपल अगर ले रहे हैं तो एनी नंबर ऑफ नोड्स यू कैन यूज हियर. ओके. मेन क्या है, जस्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट वन नोड ओनली, द मास्टर नोड. ओके. And after that master node क्या, first of all क्या है master node का concept, that it has to send the request message to the slave node so that it can fetch their clock timing. So clock timing आपने यहाँ पे use करना है, any clock timing. After that in the second step आपको क्या show करना है, the message response message is transmitted to the master node by all the slave nodes. तो यहाँ पे सभी slave nodes send कर रही है response message, जिसमें कि आपको रिस्पॉन्स मैसेज के साथ में क्या शो करनी है, टाइम डिफरेंस वैल्यू. आपको ये चेक करना है कि जितनी टाइमिंग आप सभी नोड्स के लिए ले रहे हो
उन सभी नोड्स की टाइमिंग का मास्टर नोड की क्लॉक टाइमिंग से कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो मास्टर नोड का फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के लिए तो 0 ही रहेगा, बाकी सब के लिए कितना रहेगा और डिपेंड करता है कि आप कितनी वैल्यू ले रहे हो। ठीक है, थर्ड आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि अगर वैल्यू आपकी मास्टर नोड की क्लॉक से लेस है तो आपको उसका जो रिजल्ट है वो माइनस में लेना है। जैसे यहाँ पे था 250 और यहाँ था 3, तो ये लेस थी, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या यूज हुआ -10। और अगर वो ज्यादा है वैल्यू तो उसमें हमें पॉजिटिव ही उसको कंसिडर करना है, +10 +20। ठीक है, आफ्टर दैट टाइम डिफरेंस वैल्यू हमको मिल गया, उसके बाद मास्टर नोड ने सिंपली क्या किया, कैलकुलेट कर ली एवरेज टाइम डिफरेंस वैल्यू। एवरेज टाइम डिफरेंस वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जितनी भी नोड्स हम यूज कर रहे हैं अपने डायग्राम में उतना ही नंबर उसका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कंसिडर करना है। ठीक है, अब चाहे डिफरेंस उसका 0 ही क्यों ना हो, लेकिन वो नोट भी आपको कंसिडर करनी है। तो ये मैंने चारों नोट्स का लिया था क्योंकि 4 ही नोट्स ली थी, 4 नोट्स लिया था। तो -10, 10, 20 + 0, 0 किसके लिए था, मास्टर नोट के लिए, डिवाइडेड बाय 4 किया तो आंसर क्या मिला 5। अब ये किस में, मिनट्स में। तो अब इस 5 वैल्यू को जस्ट जो मास्टर नोड का करंट टाइमिंग है अभी एट प्रेजेंट 3, उसमें ऐड कर दो। तो यहाँ पे 3 को ऐड किया, 3 के अंदर 3 में 5 ऐड किया, तो सिंपली यहाँ पे क्या मिला 3, 5। सो 3, 5 विल बी द सिंक्रोनाइज क्लॉक टाइम एंड मास्टर नोड अब क्या टास्क होगा, दैट इट हैज टू ब्रॉडकास्ट दिस 3, 5 टाइमिंग यानी कि सिंक्रोनाइज क्लॉक टाइमिंग टू ऑल दी नोड्स। तो ब्रॉडकास्ट करेगा, तो आप इस डायग्राम में खुद पे भी रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि ब्रॉडकास्ट में जो सेंडर नोड होती है उसके पास ही मैसेज रिसीव होता है। ठीक है, तो उसके पास में मैसेज रिसीव हुआ, तो यहाँ भी 3, 5, यहाँ भी 3, 5 एंड ऑल रेस्ट ऑफ दी नोड्स पे भी सब पे ही 3, 5 आपका टाइम सेट। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए दोनों के जो कल आपने पढ़ा था क्रिस्टल्स एल्गोरिदम और ये आज जो पढ़ा है, दोनों के एक तो फॉर्मूलेस आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एक ही है बस सिंक्रोनाइज क्लॉक टाइमिंग का, ये जो लास्ट लाइन यहाँ पे लिखी है लास्ट फोर्थ वन, ये फॉर्मूला है, सिंपल एडिशन करनी है हमको। और जो कल आपने किया था क्रिस्टल्स एल्गोरिदम, उसमें हमें क्या करना था, उसका सेपरेट फॉर्मूला था। उसका क्या फॉर्मूला था क्लास, अभी बताया आपको, टी क्लाइंट इक्वल टू टी सर्वर प्लस T1 minus T node divided by 2. This is for Christian algorithm. And here also जो T1 है वो पहले ही आपको लेना है, T1 टाइमिंग। ठीक है, इस केस में जो टाइम कल आपने कंसिडर किया था उसके पूरे 4 पार्ट शो किया था, 4 पार्ट यूज किया था। यहाँ पे बर्कले के अंदर आपको जस्ट फर्स्ट 2 लार्जर यूनिट्स ही कंसिडर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट 2 यूनिट्स ही लिया मैंने, आवर्स और मिनट्स। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपका ये फिजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हुआ है। फिजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन में 3 कंसेप्ट जो आपको पढ़ने हैं, यूटीसी किया, आफ्टर दैट क्रिस्टियंस एल्गोरिथम, एंड नाउ जो भी हमने कंप्लीट किया दैट इज बर्कले एल्गोरिथम। और नेक्स्ट देखो लॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। इसमें कोई डाउट है इस एग्जांपल में? अब अगर सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन आता है इसी का ही, फॉर्मूला इसका यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं जो आपको बता रही थी, सपोज जो वैल्यू आ रही है दैट इज माइनस, अगर वो माइनस में आती है तो माइनस में आती है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा आपको। तो प्लस माइनस हमें पता है क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो अगर इस यहाँ पे इस केस में प्लस की जगह माइनस होता तो क्या टाइमिंग आती, बताओ, 255। तो वो जो 255 टाइमिंग था वो सभी पे एडजस्ट होता। ठीक है, तो यहाँ तो प्लस ही रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एवरेज वैल्यू कितनी है, प्लस है तो ऑब्वियसली प्लस ही होगा उसमें करंट टाइमिंग में। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज माइनस में कोई वैल्यू आ जाती है, जरूरी तो नहीं हमेशा प्लस में ही आए, तो माइनस में अगर कोई वैल्यू आती है तो उसमें जब आप माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी वो सिंक्रोनाइज टाइमिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे 250 ना होके आपका टाइम हो सकता था कितना, 210 ले सकते थे आप। 210 अगर यहाँ पे लेते और इधर 3 o'clock लेते तो कितना डिफरेंस आ जाता है इधर 50 मिनट्स का। तो यहाँ क्या आता है आपका -50, तो ऑब्वियसली फिर माइनस का आपका ग्रेटर रहता, तो इस केस में आपका माइनस आ सकता था। तो ये उस केस के लिए अगर आपको कोई एग्जाम्पल आ जाता है, वरना अगर आप खुद से कोई दे रहे हो तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि माइनस का ही लेना है या प्लस का ही लेना है, जो आपको सही लगे वो आप दे सकते हो। मेन है कि फॉर्मूला आपको ये यूज करना है।
Yes, logical clock synchronization. What is this logical clock? लॉजिकल क्लॉक, अब हमें पता है फिजिकल क्लॉक क्या है, वो जो कि हर एक सिस्टम पे प्रेजेंट है, जिसको हम जो भी मेथड्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। लॉजिकल क्लॉक क्या है, अगर मैं सिंपल आपको बताऊं, लॉजिकल क्लॉक इज कंसिडर्ड एज अ प्रोटोकॉल। वो एक प्रोटोकॉल की तरह वर्क करती है। प्रोटोकॉल क्या होता है, आपको पता है, सेट ऑफ रूल्स, वो रूल्स जिसको सभी नोड्स को ओवर दी नेटवर्क फॉलो करना होता है। ठीक है, अगर वो फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन होगा वहां पे एफिशिएंट होगा। ऐसे ही लॉजिकल क्लॉक है, वो भी एक प्रोटोकॉल की तरह वर्क करेगी। इट मींस जो भी वो रूल्स अप्लाई करेगी, वो रूल्स सभी को ही फॉलो करने होंगे, जितनी भी नोड्स होगी, टू प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन प्रोसेसेस। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है इधर, जो मेनली यूज होती है, दैट इट इज अ मैकेनिज्म फॉर कैप्चरिंग क्रोनोलॉजिकल एंड कैजुअल रिलेशनशिप इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। अब ये दोनों टर्म क्या होती है, कैजुअल रिलेशनशिप एंड क्रोनोलॉजिकल। आपने वाटरफॉल मॉडल स्टडी किया है, पता है ना वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है हमें पता है, अगर ये आपका स्टेजेस में आप कंसिडर करते हो उसको इस तरह से, आपकी स्टेजेस सोन कंटिन्यू रहती है। ठीक है, जैसे फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया है आपने, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, एनालिसिस के बाद एसआरएस प्रिपेयर करते हैं, फिर डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड डिलीवरी, इस तरह से सभी स्टेप्स आपके यहाँ पे वाटरफॉल के चलते जाते हैं। ठीक है, वाटरफॉल में हमें पता है क्या होता है, कि जो एक की आउटपुट होती है, एक स्टेज की जो आउटपुट होगी, दैट विल बी इनपुट टू द अनदर स्टेज इन द वाटरफॉल मॉडल, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब वहां पे मेन कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो ये है, क्या बोलते हैं, आपकी डिपेंडेंसी, वाटरफॉल मॉडल में क्या हो रही है, डिपेंडेंसी हो रही है। ये मैंने सोन के लिए किया है। वाटरफॉल मॉडल में क्या है, डिपेंडेंसी है एक स्टेट की दूसरे पे, क्या कि इसकी जो इनपुट आए आउटपुट आएगी, तो हमारी फर्स्ट आप स्टेट ले रहे हो इसकी फिजिबिलिटी स्टडी की, तो फिजिबिलिटी स्टडी अगर वो फिजिबल होगा प्रोजेक्ट, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल भी और टेक्निकल भी, तभी उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा उसकी वर्किंग। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी की जो आउटपुट आई, वो नेक्स्ट स्टेट को रिसीव हो गए। नेक्स्ट स्टेट आपकी है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब आपको यानी कि जो हमारे क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेनी है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को टू बिल्ड द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस कब वर्क करेगा, जब उसको प्रीवियस स्टेट से इनपुट, जो उसकी आउटपुट है वो एज एन इनपुट ये कंसिडर करेगा। यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो एसआरएस है वो प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से इसकी जो आउटपुट होगी अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, तो नेक्स्ट स्टेट आपकी स्टार्ट होती है, वर्क करते हैं डिजाइन, इस तरह से चलता जाता है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी है, तो सेम इस टाइप के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो आपकी क्रोनोलॉजिकल होते हैं, जहाँ पे क्या है, आपकी डिपेंडेंसी होती है। सपोज 3 प्रोसेसेस है, 3 प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है, P1, P2, P3। अब ये 3 प्रोसेस सेम सिस्टम के भी हो सकते हैं, यानी कि नेटवर्क में लोकल पीसी पे भी हो सकते हैं 3 प्रोसेसेस, या फिर रिमोट पे भी हो सकते हैं, जिसको हमने पढ़ा था ना, रिमोट प्रोसेसर कॉल। तो वो दोनों तरह से हो सकते हैं, अगर लोकल पे है चाहे रिमोट पे है। लेकिन ये तीनों क्या है, क्रोनोलॉजिकल रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है। क्रोनोलॉजिकल रिलेशनशिप मतलब कि जो P1 है, जब ये एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर दैट बेस्ड ऑन इट्स आउटपुट P2 विल बी एग्जीक्यूटेड। इसके आउटपुट पे फिर P2 एग्जीक्यूट होगा, एंड आफ्टर दैट ऑन द आउटपुट ऑफ दिस P2 P3 विल बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे वाटरफॉल में सिंपली हमने प्रीवियस स्टेट का यहाँ पे लिया, इसी तरह से क्रोनोलॉजिकल में सक्सेसर का भी होता है। तो क्रोनोलॉजिकल में मेन याद रखना है कि कोई भी प्रोसेस है वो दोनों पे ही डिपेंड करता है अपने एग्जीक्यूशन के लिए, अपने प्रीवियस स्टेप पे भी, यानी कि प्रीवियस प्रोसेस पे भी जो सीक्वेंस में मेंशन है, प्लस अपने सक्सेसर पे भी। सो टोटल ऑल जब ये तीनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तब इसका टोटल आपको आउटपुट रिसीव होती है। तो क्रोनोलॉजिकल क्या है, जहाँ पे प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर दोनों को कंसिडर किया जाता है। ओके,
कैजुअल रिलेशनशिप जिसको हम हैपन बिफोर रिलेशनशिप बोलते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप इज द हैपन बिफोर। तो अभी जो लॉजिकल क्लॉक पढ़ेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द कैजुअल रिलेशनशिप, जहाँ पे आपका हैपन बिफोर रिलेशनशिप यूज होगा। ठीक है, हैपन बिफोर रिलेशनशिप क्या है, सिंपल है। कल मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे सपोज सेंडर नोड है, सेंडर वांट टू ट्रांसमिट अ मैसेज टू अ रिसीवर नोड। सेंडर ने वो मैसेज ट्रांसमिट किया, अभी जैसे आपका हुआ 11:41, तो 11:41 टाइमिंग पे सेंडर ने मैसेज ट्रांसमिट किया, तो ऑब्वियसली रिसीवर के पास जो मैसेज रिसीव हो वो उसके बाद ही होना चाहिए, क्योंकि सेंडर जब ट्रांसमिट करेगा तो उसके बाद ही, चाहे वो कुछ सेकंड्स का डिफरेंट हो, लेकिन डिफरेंस हो, इसके बाद ही रिसीवर को मैसेज रिसीव होगा। तो यहाँ पे सपोज आपका मैसेज आता है 11:45, तो इसको आप बोलते हो हैपन बिफोर रिलेशनशिप। यहाँ जहाँ पे कि अब मैं सेंडर और रिसीवर का आपका सिंपल एक एग्जांपल लिया था, लेकिन अगर आप प्रोसेसेस भी लेते हो P1 P2, तो इनके साथ क्या ऐड होती है, इनकी टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प सिंपली क्लॉक टाइमिंग ही होती है। ठीक है, तो जिसका टाइम स्टैम्प स्मॉल होगा वो फर्स्ट प्रोसेस होगा जो एग्जीक्यूट होगा, ये याद रखना आपको। ठीक है, जिसकी भी टाइम स्टैम्प, यहाँ पे हर एक के साथ हम टाइम स्टैम्प यूज करेंगे, जिसका टाइम स्टैम्प वैल्यू कम होगी वो पहले होगा जो कि एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे इसको कल करते हैं लॉजिकल क्लॉक। इसके लिए की एल्गोरिथम है लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक। फिजिकल में 2 पढ़ा था, इसमें 1 किया।